हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। ये वीडियो होने वाली है कंप्यूटर की सेकंड क्लास, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइसेस एंड इम्पॉर्टेंट कीज़। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर स्ट्रेटेजी की ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको डिटेल्ड सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा एंड मॉक को कैसे देना है इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ RRB PO में कंप्यूटर में मैंने 27 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था और RRB क्लर्क में 37.5 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था। नाउ बिना टाइम को वेस्ट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है आउटपुट डिवाइस। हम पहले ही इनपुट डिवाइसेस को देख चुके हैं, तो अब बारी आउटपुट डिवाइसेस की। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनिटर, जिसको वीडियो भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मॉनिटर को और क्या बोलते हैं, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा है प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर बिग पोस्टर्स को प्रिंट करने के काम में आता है। जो बड़े बड़े फ्लैक्सेस होते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इनको प्रिंट करने के काम में आता है प्लॉटर। इसके अलावा है प्रोजेक्टर। तो ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पर फटाफट एक इन्वेंटर के नाम को जान लेते हैं। तो मॉडम के इन्वेंटर का नाम था डेल हेथरिंगटन। डेल हेथरिंगटन। ना इसको मैंने याद कैसे किया था? इनके नाम में आ रहा है हीट, तो मॉडम हीट बहुत होता है। पहली चीज़ तो मॉडम क्या होता है? स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज में काम आता है। तो मॉडम हीट बहुत होता है, इस ट्रिक से मैंने इसको याद किया था, डेल हेथरिंगटन। अब चलते हैं आगे। नाउ जब हम बात करते हैं प्रिंटर की या प्लॉटर की, तब बात आती है पिक्चर की। पिक्चर बनी होती है डॉट से मिलके, और इन डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स। छोटे छोटे स्क्वायर शेप में ये पिक्सल्स होते हैं, इनको मिला के ही पिक्चर बनती है। नाउ जब बहुत सारे पिक्सल्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। आपने काफ़ी बार स्क्रीन की क्वालिटी के लिए इस टर्म को सुना होगा, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 1080 बाय 720 पिक्सल्स। जैसे यूट्यूब की क्वालिटी वाले सेक्शन में आपने देखा होगा 720p या 1080p या 1440p या फिर 2160p। इस पी का मतलब ये होता है पिक्सल। नाउ इन पिक्सल्स को या रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने को बोलते हैं अप सैम्पलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं? अप सैम्पलिंग बोलते हैं, यानी कि क्वालिटी को बढ़ाना। जैसे 720p से 1080p जाने को क्या बोलेंगे? अप सैम्पलिंग बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्पीकर के बारे में। नाउ स्पीकर को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में होना चाहिए साउंड कार्ड, और ये एक हार्डवेयर होता है जो कि आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी साउंड कार्ड की, और ये कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड की भी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये बेसिकली आपके CPU के अंदर ये चीज़ कनेक्टेड होती है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टम बोर्ड या फिर लॉजिकल बोर्ड। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मदरबोर्ड को और क्या बोलते हैं, तो सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन में कभी सिस्टम बोर्ड दिया हो या लॉजिकल बोर्ड दिया हो, तो इन सब का मतलब होता है मदरबोर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ अब डिटेल में बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली पेपर पे स्ट्राइक करके काम करता है। स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं दो तरीके के, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। नाउ कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर को स्ट्राइक करके पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है, और लाइन प्रिंटर में एक साथ पूरी एक लाइन को स्ट्राइक करके प्रिंट किया जाता है। नाउ कैरेक्टर प्रिंटर के दो एग्जांपल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है ड्रम प्रिंटर या फिर चेन प्रिंटर। दोनों की इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसमें सबसे पॉपुलर है इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। इन दोनों की भी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एंड दोनों के बीच में कंपैरिजन भी दिख रहा होगा, जिसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको हम मोनो प्रिंटर भी बोलते हैं या फिर सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, इसलिए उसको मोनो प्रिंटर बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है CPU। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि लैपटॉप के इन्वेंटर का नाम क्या था। इनका नाम था एडम ऑसबॉर्न। इसको मैंने कैसे याद किया था, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तब हम उसको सबसे पहले अपने लैप पे रखते हैं। स्क्रीन पे आपको ये इमेज दिख रही होगी, जिसको देख के आपको याद करने में थोड़ा ईजी होगा। नाउ CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का हार्ट भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम CPU ही करता है। नाउ CPU के अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है इनपुट कंपोनेंट, बीच में होता है प्रोसेसिंग वाला कंपोनेंट, एंड लास्ट में होता है आउटपुट। इस बीच के प्रोसेसिंग वाले पार्ट में CU दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, ALU दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट जिसको हम रजिस्टर भी बोलते हैं, ये 3 चीज़ें काम करती हैं। कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम क्या होता है, इस पूरी चीज़ के बारे में आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं मेमोरी को, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज़, मेमोरी 2 तरीके की होती है। एक होती है मेन मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब मेन मेमोरी ही होता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर ये 3 चीज़ें भी दी हों तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों का मतलब सेकेंडरी मेमोरी ही होता है। नाउ अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 3 तरीके की होती है। एक होती है वॉलेटाइल, कैश मेमोरी, एंड देन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी में आता है रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और सिस्टम को बंद करने के बाद इसका जो डेटा है वो सेव नहीं होता, और कंप्यूटर को अगर वापस से स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर रैम खाली होती है, उसमें कोई डेटा नहीं होता। रैम भी 2 तरीके की होती है, एक होती है SRAM, एक होती है DRAM। SRAM जो है वो स्टैटिक रैम होती है और DRAM जो है वो डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है रिफ़्रेश नहीं होती और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और CPU के अंदर एज अ कैश मेमोरी भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैटिक रैम को हम एज अ कैश मेमोरी भी यूज़ करते हैं। नाउ डायनेमिक रैम को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है और ये SRAM की कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होती है। इसके अलावा रैम जो होती है वो एज अ बफर स्टोरेज की तरह काम करती है। जब कंप्यूटर में हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो एज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस रैम को हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो एप्लीकेशन थोड़े टाइम के लिए डेटा को फैच करने के लिए, मतलब बार बार यूज़ में आने वाले डेटा को रैम के अंदर रखती है, और जब सिस्टम बंद हो जाता है तब वो डेटा भी वहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि एज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज वो यूज़ हो रहा था। सिमिलरली कैश मेमोरी का भी यूज़ होता है और कैश मेमोरी रैम के कंपैरिजन में फास्ट होती है, इसलिए और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले डेटा को हम कैश मेमोरी में रखते हैं। इसके बाद आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें हम बात करते हैं रोम की, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ऐसी मेमोरी जो परमानेंट है, जिसको हम एज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। नाउ रोम में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है PROM, जिसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड डबल EPROM, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे। नाउ सेकेंडरी मेमोरी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला होता है HDD, जिसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। स्क्रीन पे आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव बेसिकली जो डेटा का मेजर चंक होता है उसको स्टोर करने के काम में आती है। इसके अलावा SSD भी होती है, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको एक डिफरेंस वाली इमेज दिख रही होगी, जिसको देख के आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ सकते हो। इसके बाद आता है CD, जिसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। देन आता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसी को हम बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ब्लूरे डिस्क, एंड USB, दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। नाउ अब हम देखते हैं मेमोरी की यूनिट्स को।
मेमोरी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। नाउ जब 4 बिट मिलते हैं तब वो 1 निबल कहलाते हैं और इसी को हम बोलते हैं हाफ बाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 निबल में 4 बिट होते हैं। 8 बिट जब मिलते हैं तब 1 बाइट होता है, इसलिए 4 बिट को हाफ बाइट बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बाइट है और ये बिट है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, बिट है, बाइनरी डिजिट। बी और आई टी बाइनरी डिजिट। नाउ 1024 को हम क्या बोलते हैं, 2 टू दी पावर 10 बोलते हैं। 1024 जब बाइट्स मिलते हैं तब उसको 1 किलोबाइट बोलते हैं, दैट इज़ 1 KB। 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं, दैट इज़ मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 MB 1 GB बनाते हैं, दैट इज़ गीगाबाइट। 1024 GB 1 TB बनाते हैं, दैट इज़ टेराबाइट। और इसी को हम लार्जेस्ट यूनिट कंसिडर करते हैं क्योंकि आम तौर पे TB से ऊपर कोई स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी स्टोरेज डिवाइसेस बन सकते हैं जो कि बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। जैसे 1024 TB मिलके 1 PB बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटाबाइट। 1024 PB मिलके 1 EB बनाते हैं, दैट इज़ एक्साबाइट। 1024 EB मिलके 1 ZB बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जेटाबाइट। 1024 ZB मिलके 1 YB बनाते हैं, दैट इज़ योटाबाइट। इसको याद करने की ट्रिक है PZ, दैट इज़ PEZY, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट, PZ। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हम एक्सटर्नल या फिर मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको हार्ड डिस्क की इमेज दिख रही होगी और मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नाउ हार्ड डिस्क को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था और SSD दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव के पहले इसी का यूज़ कंप्यूटर में किया जाता था और हार्ड डिस्क से पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज़ होता था। इन तीनों में डिफरेंस इनके साइज़, मतलब कि डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी और स्पीड में होता है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक टेक्निक से होता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है चीज़ कि हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है, मैग्नेटिक टेक्निक का यूज़ होता है। डेटा जो स्टोर होता है वो प्लेट्स के अंदर होता है, स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी। और प्लेट्स जो हैं वो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होते हैं। इसके बाद हार्ड डिस्क के ऊपर रीड और राइट हेड लगा होता है जो कि डेटा को रीड और राइट करने के काम में आता है। इसके अलावा सीक टाइम क्या होता है, जब रीड और राइट हेड को ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। रीड या राइट हेड को ट्रैक तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। और लेटेंसी टाइम क्या होता है, रीड और राइट हेड को सेक्टर तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी टाइम। अब हम बात करते हैं CD की, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। CD भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और इसके ऊपर लेज़र टेक्निक का यूज़ होता है। जैसा यहाँ पे लिखा है कि CD के अंदर या DVD के अंदर या ब्लू रे डिस्क के अंदर लेज़र टेक्निक का यूज़ होता है। जैसा हमने हार्ड डिस्क में देखा था कि मैग्नेटिक टेक्निक का यूज़ होता है, वैसे CD के अंदर लेज़र टेक्निक का यूज़ होता है। CD को हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें वॉर्म फंक्शन यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, मतलब CD को हम सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं और रीड काफ़ी बार कर सकते हैं। यहाँ बात हो रही है नॉर्मल CDs की, ठीक है। इसका साइज़ यूजुअली 700 से 750 MB कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो साइज़ होता है वो 690 MB होता है। काफ़ी जगह पे 700 से लेके 750 MB दिया होता है, लेकिन एक्चुअल में जो साइज़ निकल के आता है वो है 690 MB। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, CDR, R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, CDRW री राइटेबल। इन दोनों में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। ध्यान रखना जहाँ पे W है वहाँ पे राइटेबल है और जहाँ सिर्फ R है वहाँ रिकॉर्डेबल है, तो W को W से याद कर सकते हो।
इसके अलावा है सी डी रोम, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट लिखा है कि इंटरनेट से जब हम किसी फाइल को रिसीव करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से किसी फाइल को रिसीव करना। अब देखते हैं डीवीडी के बारे में। नो, डीवीडी भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये भी वॉर्म फंक्शन पे काम करता है, दैट इज़ राइट वंस रीड मैनी। और इसमें भी लेज़र टेक्निक का यूज़ होता है, जैसे सीडी में होता है, इसमें भी लेज़र टेक्निक का यूज़ होता है डेटा को फीड करने के लिए। इसका साइज़ 4 GB से लेके 17 GB के बीच में हो सकता है। और ये भी 3 टाइप के होते हैं, DVD R, RW और ROM। तीनों का फुल फॉर्म भी सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं BRD की, जिसका मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ये भी ऑप्टिकल डिस्क है और लेज़र टेक्निक पे काम करती है। इसमें भी सेम वॉर्म फंक्शन काम करता है, दैट इज़ राइट वंस रीड मैनी। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल लेयर, एक होती है डबल लेयर। सिंगल लेयर में 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड डबल लेयर में 50 GB, दैट इज़ इसका डबल, इतना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। डेटा की कैपेसिटी की अगर बात करें तो CD, इसके बाद DVD एंड देन BRD, ये तीनों होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी एक्सटर्नल मेमोरी है और इसमें हार्ड डिस्क की जैसे मैग्नेटिक टेक्निक का यूज़ होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें स्टोरेज जो है वो कम होती है। स्क्रीन के ऊपर आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप। ये भी एक्सटर्नल स्टोरेज है और पहले के टाइम पे जो कैसेट यूज़ होती थी वो मैग्नेटिक टेप्स ही थे। मैग्नेटिक टेप के अंदर जो फंक्शन यूज़ होता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है, मतलब सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर हमने इसको एक्सेस कर लिया, इसके बाद ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। पुराने ज़माने की जो कैसेट्स होती थी उसमें यही सेम फंक्शन काम करता था। एंड लास्ट में है USB, दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसी को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी। नाउ यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन स्पीड और डेटा की कैपेसिटी के बारे में। सबसे कम जो कैपेसिटी होती है वो होती है फ्लॉपी डिस्क की, इसके बाद CD की, DVD की, BRD की एंड देन इसके बाद HDD की, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव की। एंड अगर स्पीड की बात करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, BRD, SDD और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे SSD और उससे भी ज़्यादा आ जाएगा RAM एंड इसके बाद आ जाएगा कैश। ठीक है, ना रैम और रोम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रोम के अंदर डेटा हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्मवेयर क्या होता है। रोम के अंदर लिखे हुए डेटा को या फिर रोम के अंदर के डेटा को फर्मवेयर बोलते हैं। और इसी रोम के अंदर होता है बायोस, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दैट इज़ बायोस ही स्टार्ट होता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। और पोस्ट दैट इज़ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रोम के अंदर ही रन होता है, जिसमें कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एक बार टेस्टिंग होती है। इसी को हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। शटडाउन और स्टार्ट करने के फंक्शन को कोल्ड बूटिंग बोलते हैं और रीस्टार्ट करने के फंक्शन को वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। शटडाउन करके स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग है और रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पीरोम को। पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको सिर्फ राइट कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है EPROM, दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने के लिए मदरबोर्ड से रोम को डिटैच करना पड़ता है।
और डबल EEPROM में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में मदरबोर्ड से डिटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज किया जा सकता है, इसलिए ये राइटेबल और इरेजेबल दोनों बन जाती है। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड डेटा जब कंट्रोल यूनिट के पास जाता है तो बीच की प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। जब डेटा दैट इज़ रॉ फैक्ट्स जब कंट्रोल यूनिट के अंदर जाते हैं, जो कि CPU का सबसे पहला पार्ट है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनकोडिंग। जहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से या कमांड देते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है इस डेटा को। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। जब कंट्रोल यूनिट से ALU के पास दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास डेटा पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं फैचिंग। एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर चेक होता है कि जो डेटा है वो मैथमेटिकल है या लॉजिकल है। इसके बाद सबसे लास्ट में रैम है। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी है। इसके बाद आता है SRAM और DRAM, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। स्पीड का कंपैरिजन करें तो SRAM की स्पीड डायनामिक रैम से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम SRAM को एज अ कैश मेमोरी भी यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ को हम एज अ कैश मेमोरी यूज़ करते हैं उसकी स्पीड जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी सेकेंड क्लास, जहाँ पे हमने आउटपुट डिवाइसेस को देखा, CPU को देखा एंड इसके अलावा मेमोरी वाले पार्ट को देखा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।